प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि के बारे में। तो भाषा जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी कैसी भाषा होती है, हमारा बोलना कौन सी भाषा है और लिखना कौन सी भाषा है, समझना कौन सी भाषा और भाषा क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने पाठ में, भाषा और लिपि में। तो देखिए बेटा, पढ़िए और समझिए। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस प्रकार भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करता है तथा अन्य व्यक्ति उसके विचारों और भावनाओं को सुनकर समझते हैं। ठीक है, क्या है भाषा? जो भाषा शब्द वो कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से, और जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है उसका? बोलना। ठीक है, तो भाषा क्या है बेटा? एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या भावनाओं को लिखकर भी प्रकट सकता है और बोलकर भी प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार सुनकर पढ़ सकता है, सुनकर वो पढ़ सकता है उसको और बोल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारी भाषा। ठीक है, और जैसे अविनाश अपने दादा दादी के साथ मेला घूमने गया था। ठीक है, वहां उसने जो कुछ भी देखा वह घर आकर अपने माता पिता को बोलकर बता रहा है तथा उसके माता पिता उसकी बात सुनकर खुश हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या बताया गया इसमें कि अविनाश एक बच्चा है जो अपने दादा दादी के साथ घूमने गया था। और कहाँ घूमने गया था? मेले में। तो मेले में उसने बहुत कुछ देखा, बहुत झूले झूले होंगे, बहुत ज्यादा नजारे देखे होंगे, अच्छे अच्छे उसने खेल खेले होंगे वहां पर बहुत सारे। तो वो सारी बातें वो आकर अपने घर पर अपने मम्मी पापा को बताता है, अपने माता पिता को बताता है, और माता पिता क्या करते हैं? उसकी जो बातें वो सुनते हैं और सुनकर बहुत खुश होते हैं। हाँ, हमारे बच्चे ने इतना सब देखा, बहुत खुश होते हैं उनकी बातें सुनकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? हमारा भाषा का मौखिक रूप हुआ, यानी कि बच्चे ने क्या है? बोलकर अपनी बातें बताई हैं और उसके मम्मी पापा ने, उसके माता पिता ने सुनकर उसकी बातों को समझा है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर लेता है। तो बच्चों, भगवान ने हमें, प्रभु ने हमें ही बनाया ऐसा, सिर्फ एक प्राणी को ही तो बनाया है, मनुष्य को ही तो बनाया है ऐसा कि जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है, यानी कि बोलकर या लिखकर वो अपनी बात समझा सकता है। तो संसार में ऐसा कौन है? सिर्फ मनुष्य है। और पशु पक्षी है लेकिन उनकी भाषा थोड़ी ना ऐसे समझी जाती है, क्योंकि वो अपना सिर्फ एक वाणी ही बोलते हैं, एक ही आवाज बोलते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? अपनी बात आराम से बोलकर लिखकर समझा सकता है और दूसरे उनकी बातों को सुनकर पढ़कर समझ सकते हैं। आगे देखिए, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। उनकी भाषा क्या? जैसे मनुष्यों की भाषा होती है वैसे पशु पक्षियों की भाषा होती है? नहीं होती, उनकी भाषा अलग है। वे विभिन्न आवाजों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वे क्या करते हैं? आवाज निकालते हैं। ठीक है बेटा, वो आवाज निकालकर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। परिभाषा देखिए क्या है भाषा की? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या हुई भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं। तो वो क्या होगी? हमारी भाषा। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के रूप कौन से होते हैं बच्चों? कितने होते हैं? भाषा के रूप होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा देखिए, पहला है इसका रूप मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं,
ठीक है, यानी कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, ठीक है, तो वह भाषा का मौखिक रूप है। क्या हुआ मौखिक भाषा? जब हम अपने मन के भाव या विचार बोलकर, ठीक है, बोलकर हम प्रकट करते हैं, बोलकर बोलते हैं हम, और जो दूसरा है वो हमारे भाव और विचार कैसे करता है, वो सुनकर समझता है। तो ये कौन सी होगी? हमारी मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे देखिए पहले चित्र में देखो, दो बच्चे हैं, वो क्या करें, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। वाद विवाद मतलब कि किसी चीज पे उनकी बहस हो रही है, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं कि हाँ नहीं, इसका कुछ प्रश्न लेके बैठ जाए कि हाँ भाई नहीं, इसका ये उत्तर होगा, उसका वो उत्तर होगा, तो ऐसे ही वाद विवाद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है, रोहन और समीर बातें कर रहे हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, रोहन और समीर, वो बातें कर रहे हैं, तो इनकी एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात क्या है, वो सुनकर समझ रहे हैं, दूसरा उसको बोलकर बता रहा है। ठीक है, एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मौखिक भाषा, जिसमें हम बोलकर अपनी बातें बताएं और दूसरा सुनकर हमारी बातों को समझे। अब आ जाता है बेटा हमारा दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है, देखिए जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं। ठीक है, जब हम अपने मन के भाव यानी कि हमारे जो भाव हैं या हमारे जो विचार हैं, जब हम उनको लिखकर बताते हैं दूसरों को और दूसरा उसको कैसे समझता है, पढ़कर समझता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा भाषा का लिखित रूप। जैसे देखिए क्या है इसमें, जैसे सीमा पत्र लिख रही है, पहले चित्र में देखो क्या कर रही है सीमा, वहां पर पत्र लिख रही है, और दूसरे चित्र में क्या है, दादी जी गीता पढ़ रही हैं। एक देखो पहले चित्र में लिख रही है और दूसरे चित्र में पढ़ रही है। ठीक है, यानी कि लिखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित भाषा। तो भाषा के उपयुक्त दोनों माध्यमों के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे चोट लगने पर बच्चा रोता है, ट्रैफिक सिपाही के संकेतों को देखकर वाहनों को रुकना आदि। ठीक है, यानी कि अगर बच्चा चोट लग जाती है, रोता है, और ट्रैफिक सिपाही के संकेतों को देखकर वाहनों का रुकना, ये कौन सा हो जाता है भाषा का, ये एक संकेतों के आधार पर भाषा आ जाती है। हिंदी हमारे व्याकरण में इसको मान्यता नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, एक सांकेतिक भाषा जिसमें इशारों से बातें समझाई जाए। ठीक है, यानी कि बच्चे के हाथ में चोट लगी है तो वो क्या अपनी चोट देख रहा है, या दूसरा उसका इशारे से तो रो रहा है, तो रोने में बिजी है वो, तो दूसरा क्या उसके जो वो चोट दिखा रहा है वो देखकर समझ रहा है। वैसे ही जब हम कहीं जा रहे हैं तो जो यातायात पुलिस है वो क्या है, अपने हाथ का इशारा करके गाड़ियों को रोकती है और फिर हाथ का इशारा करके गाड़ियों को जाने देती है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक भाषा। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, इस रूप को भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं हम इसको, सांकेतिक रूप। लेकिन व्याकरण में भाषा के लिखित व मौखिक रूप पर ही विचार किया जाता है। ठीक है, किस पे विचार किया जाता है व्याकरण में, मौखिक और लिखित पर, क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग जब हम आमने सामने होंगे तभी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हमें मौखिक या लिखित भाषा का ही प्रयोग करना होगा। इसका कारण यह भी है कि संकेतों के माध्यम से विचारों को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, हम अपने जो भाव है, कुछ बातें हमारी, हम उनको बोलकर बताएंगे या फिर लिखकर बताएंगे, लेकिन जो सांकेतिक भाषा है उसमें क्या, अगर हमारे सामने दूसरा बंदा है और हम उनके सामने बिल्कुल हैं, तो ही तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना, संकेतों के आधार पर तो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, पूरा भी नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो तब तो सांकेतिक भाषा चलो ठीक है, लेकिन अगर हमें दूर बैठा है कोई इंसान, ठीक है, हमारे से बहुत दूर बैठा, तब हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें तो तब क्या वो समझ पाएगा, आमने सामने होने के बाद भी वो आधी बातें समझ पाएगा, आधी नहीं, तो अगर दूर बैठा है तब कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता। इसीलिए हम क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और यही भाषा हमारी मुख्य भाषा है हमारी हिंदी भाषा में। अब आगे देखिए बेटा, अन्य भाषाएं, कुछ अन्य भाषाएं भी होती हैं। जैसे देखो, संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं होती हैं।
ठीक है, संसार में क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा होती है। जैसे देखो भारतीय भाषा ही देख लीजिए, गुजरात, अब गुजरात में क्या है, वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, ओडिशा में उड़िया बोलते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। ये तो देखिए हमारे भारत देश में ही, यानी कि हमारे भारत देश में ही अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और संसार में देखिए विदेशी भाषाएं कौन सी होती है, जापान, जापान में बोली जाएगी जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, कोरिया में कोरियन, चीन में चीनी, श्रीलंका में सिंहली, फ्रांस में फ्रांसीसी, जर्मन में जर्मनी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, मैं देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। 14 सितंबर को हिंदी का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बेटा जो हमारी हिंदी भाषा है उसको भारतीय संविधान में मान्यता कब मिली, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आपके विद्यालय में भी हिंदी दिवस मनाया जाता होगा 14 सितंबर को। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है, सभी भाषाओं को लिखने के लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो अब देखो बेटा, जब भी हम कोई भाषा लिखते हैं तो भाषा लिखेंगे तो उसके लिए कोई चिन्ह होंगे, तभी तो हम अपनी भाषा लिखेंगे। तो जब हम अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करके अपनी भाषा लिखेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, लिपि। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, सब भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की अलग होती है, अंग्रेजी की अलग, उर्दू की अलग, फारसी की अलग, जर्मन की अलग, हर एक भाषा की अलग लिपि होती है। ठीक है, देखिए भाषा जैसे हिंदी, हिंदी की कौन सी है, देवनागरी, और अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी। ठीक है, ये क्या है, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि है, लेकिन देवनागरी 3-4 भाषाओं की लिपि है। अब आगे देखिए परिभाषा। परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लिपि की, देखिए भाषा को लिखने के लिए निर्धारित की गई विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित की गई विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है, देखिए व्याकरण ही तो है जिसमें हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण नहीं होगी तो हम कोई भी कुछ भी शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये हम किस में सीखते हैं, शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, व्याकरण में। ठीक है, तो देखिए चले पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण का देखिए, व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, व्याकरण द्वारा क्या होता है, भाषा का शुद्ध रूप। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा से संबंधित नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना आता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का होना आवश्यक है। तो बेटा कोई भी हम भाषा है तो उसमें क्या है, हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हमें तो क्या है, हम आधे जो वाक्य वो गलत बोलेंगे, आधे सही बोलेंगे। तो जब हम सही वाक्य बोले, सही शब्दों का, सही वर्णों का हम प्रयोग करें, वो किसके आधार पर करें, व्याकरण के आधार पर। ठीक है, अगर हमारा व्याकरण हमने सीखा है, व्याकरण में हमने पढ़ा है शुद्ध रूप से, तो क्या है, हम अपनी बातों को अच्छी प्रकार से शुद्ध रूप से बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है, देखो कुछ वाक्य दिए गए, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैं घर जाएंगी। ठीक है, यहाँ आप कैसे हैं सब। राष्ट्रीय पक्षी मोर है भारत का। देखो इनमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग हुआ, नहीं हुआ। तो क्या हमें अच्छे लग रहे वाक्य पढ़ने में, बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है, सही है ही नहीं वाक्य। तो ये सही हम किस में सीखते हैं, जब हमें व्याकरण के नियमों के बारे में पता हो। देखिए मैं घर जाएंगी, तो ये वाक्य तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें वाक्य, मैं घर जाऊंगी। ठीक है, देखो ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है, मैं घर जाऊंगी। दूसरा, आप सब यहाँ कैसे हैं। तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या है, हमें व्याकरण के नियमों का पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण में ही हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, परिभाषा कैसे देंगे हम व्याकरण की।
वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन से होते हैं? देखिए, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा है हमारा शब्द विचार और तीसरा है हमारा वाक्य विचार। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा अपना भाषा का पाठ। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित की गई विधि लिपि कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना आता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार तथा शब्द विचार। अब देखिए, देखते हैं हमने पाठ में कितना सीखा। देखिए कितना सीखा, जरा बताओ। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? पढ़ा है हमने अभी अपना पाठ, तो आपको बताना है तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है। और दूसरा आपको बताना है लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे है कलम उठाओ। यहाँ पर हमें अपना कलम उठा के लिखना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा शब्द किस धातु से बनी है? तो भाषा शब्द किस धातु से बनी है? भास धातु से। अब आपको दूसरा बताना है, लिखित भाषा का रूप क्या है? तीसरा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? चौथा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, डैश भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा क्या है, हिंदी की लिपि डैश है। तीसरा है, आंध्र प्रदेश में डैश बोली जाती है। ठीक है, भास का अर्थ है डैश, उर्दू को डैश लिपि में लिखा जाता है। तो ये रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं। जैसे चौथा है हमारा, भास का अर्थ क्या है? बोलना। तो वैसे ही आपको सभी के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब देखिए क्या, निम्नलिखित देशों की भाषाओं के नाम लिखिए। तो देखो ये कुछ देश दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इन देशों की भाषा लिखनी है। ठीक है, जापान की, जैसे जापान की क्या होगी? जापानी। वैसे आपको श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन, कोरिया, फ्रांस, इन सब की आपको क्या लिखनी है? भाषा। अब है चौथा प्रश्न हमारा, क्या है? निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनके राज्यों का नाम लिखिए। ठीक है, उनके राज्यों के नाम लिखने हमें। उड़िया, उड़िया का जैसे उड़ीसा। ठीक है, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, तमिल। तो ये सब के यहाँ पर आपको राज्यों के नाम लिखने हैं। अब आगे हमारा 5वां प्रश्न, दिए गए वाक्यों को पढ़िए व शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर हमने वाक्यों को पढ़ना है, उसको शुद्ध करना है। जैसे हा रहा हो वर्षा, तो हम इसका क्या बनाएंगे? वर्षा हो रही है। ठीक है, वैसे आपको मुझे काट कर आम दो, क्या हमारी राष्ट्रभाषा है। इनको क्या आपको पढ़ना है और शुद्ध करके आपको लिखना है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके आपको प्रश्नों के उत्तर दे दें हैं। जैसे पहला क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। तो आगे आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा की परिभाषा बतानी है। फिर आपको व्याकरण किसे कहते हैं, इसमें किन बातों का अध्ययन किया जाता है। फिर चौथा प्रश्न हमारा, भारत में बोली जाने वाली 4 भाषाओं व उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो बच्चों, आपने भाषा, लिपि और व्याकरण ये सब अपने पाठ में पढ़ा, तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।